बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद कुमार। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। अगर इसकी अपीयरेंस देखें तो ये हमें दिखता है जैसे एक छोटा सा दाना होता है। तो ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, यानी एक दानेदार स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, अगर केमिकली एनालिसिस किया जाए तो हमारे पास राइबोसोम दो चीज़ों के मिलने से बना है। एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन्स। प्रीवियस सेशन में हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस अगर उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, न्यूक्लियस हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स थे जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं, और इसके अंदर क्रोमैटिन था। अब न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल मौजूद था जहाँ पे डीएनए बिल्कुल कंडेंस हुआ है, इकट्ठा हुआ पड़ा है, बहुत पास पास है, जिसकी वजह से वो एक धब्बे की तरह हमें यहाँ पे निशान दिख रहा था। इस निशान को हमने कहा था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है हमारे पास, ये बेसिकली डीएनए ही है जो कि यहाँ पे कंडेंस हुआ है। कौन सा डीएनए है? इसे हम कहते हैं राइबोसोमल डीएनए। यानी ये वो डीएनए है जिससे इसकी कॉपी बनाई जाएगी, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और यही राइबोसोमल आरएनए बाद में इस्तेमाल किया जाएगा राइबोसोम बनाने में। तो राइबोसोम की कंपोजिशन जो है वो ये है कि 50% इसके अंदर, यानी हाफ अमाउंट होगी राइबोसोमल आरएनए की, और हाफ ही अमाउंट यानी 50% हमारे पास मौजूद होगी प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल प्रोटीन। तो राइबोसोमल डीएनए जब अटैच होगा या मिल जाएगा राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, राइबोसोमल प्रोटीन, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास चीज़ बनेगी उसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास राइबोसोम है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कुछ यूं है कि ये हमारे पास प्रोटीन है, फर्ज करें, और इसके अंदर ये जो प्रोटीन है सॉरी, ये हमारे पास प्रोटीन है जो कि बेसिकली इस केस में राइबोसोमल प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो कि राइबोसोम बनाने में हेल्प कर रही है। इस राइबोसोमल प्रोटीन ने घेरा हुआ है आरएनए को, यानी राइबोसोमल आरएनए को, और हम जानते हैं कि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो राइबोसोमल आरएनए
और राइबोसोमल प्रोटीन, दोनों के मिलने से जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड बना है उसे ही हम राइबोसोम कह रहे हैं। बेसिकली राइबोसोम जो है इसके दो यूनिट होते हैं, दो स्मॉलर यूनिट होते हैं। एक थोड़ा सा साइज़ में यूनिट बड़ा होता है और दूसरा जो यूनिट है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है ये मेरे पास लार्जर सब यूनिट है और इसके नीचे ही मैं बना दूंगा जो कि हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट है। तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में बहुत छोटा है और इस राइबोसोमल प्रोटीन ने कवर किया हुआ है राइबोसोमल आरएनए को। तो ये ग्रीन कलर में जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है ये मेरे पास राइबोसोमल प्रोटीन है और ये रेड में जो यहाँ पे ड्रा किया है ये राइबोसोमल आरएनए। दोनों के मिलने से हमारे पास बना है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। तो अभी मैंने बताया इसके दो यूनिट हैं, एक ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है इसे हम कहेंगे लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और ये जो छोटा ग्रीन में दिख रहा है इसे हम कहेंगे स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। इन दोनों सब यूनिट्स को कलेक्टिवली हम राइबोसोम कहते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है जबकि ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है। अगर देखा जाए यानी अगर राइबोसोम जो है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो सेल के अंदर ये दोनों यूनिट अलग अलग मौजूद होते हैं। यानी अगर ये नॉन फंक्शनल है तो दोनों यूनिट अलग अलग होंगे। ये मेरे पास लार्जर सब यूनिट है और ये मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट है। जब भी हमारे पास काम नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त लार्जर सब यूनिट भी यानी अलहदा होगा और स्मॉलर सब यूनिट जो है ये भी अलहदा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना है और इनका काम है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। अगर फंक्शन को देखा जाए, फंक्शन तो हमारे पास इसका फंक्शन है कि प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ये, यानी प्रोटीन को बनवाता है। कैसे बनवाता है वो अभी मैं यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, पहले ये बात देखें कि अगर ये हमारे पास नॉन फंक्शनल है, अभी काम नहीं कर रहा, तो दोनों यूनिट अलहदा अलहदा होंगे, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लेकिन जब ये फंक्शनल होगा, काम अपना परफॉर्म करेगा, तो उस वक्त ये जो है दोनों यूनिट आपस में अटैच हो जाएंगे, मिल जाएंगे और एक कम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है और इस हालत में देखेंगे यानी ऊपर वाली साइड पे लार्जर सब यूनिट होगा, नीचे वाली साइड पे स्मॉलर सब यूनिट होगा और इस हालत में ये फंक्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये फंक्शनल फॉर्म में है सेल के अंदर और ये जो है हमारे पास नॉन फंक्शनल फॉर्म में है कि अभी अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे। तो न्यूक्लियस के अंदर से जब अब देखें, इसके अलावा भी ये सारा डीएनए, और आपको पता है कि डीएनए जो है उसको कॉपी किया जाता है और आरएनए बना लिया जाता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इन पोर से वो आरएनए जो है बाहर आएगा, इन पोर से वो आरएनए बाहर आएगा। ये ले फर्ज करें ये मेरे पास वो आरएनए है। अब इस आरएनए को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि इस आरएनए के ऊपर लिखी हुई है कि इन इन अमाइनो एसिड के मिलने से वो प्रोटीन बनेगी। तो इस आरएनए के यूनिट के ऊपर लिखा है कि ये जो है ये वाली प्रोटीन बनाएगा, कि फलां प्रोटीन जो है ये आरएनए बनवाएगा।
तो फर्ज करें सेल है ये हमारे पास और इसके इस एरिया में प्रोटीन चाहिए, तो ये राइबोसोम ये जो आरएनए है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो मैसेज लेके आया है वो इस जगह पे आ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा तो सबसे पहले, क्योंकि राइबोसोम जो है काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे, तो सबसे पहले इसके साथ आके अटैच होगा स्मॉलर यूनिट राइबोसोम का। और जैसे ही स्मॉलर यूनिट अटैच होगा ये सिग्नल देगा लार्जर यूनिट को, और लार्जर सब यूनिट भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। और राइबोसोम ये जो हमारे पास आरएनए है ये गुजरता चला जाएगा और राइबोसोम इसको रीड करता जाएगा। इस मैसेंजर आरएनए को जो कि मैसेज लेके आया कि कौन सी प्रोटीन हमने बनानी है, कि कौन सी प्रोटीन इस जगह पे हमें चाहिए। अब जैसे जैसे ये मैसेंजर आरएनए इसमें से गुजरेगा ये हमारे पास जो राइबोसोम है इसको रीड करता चला जाएगा, और उसको रीड करते हुए अमाइनो एसिड जो है उनको एक दूसरे के साथ अटैच करता जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन्स बना देगा, और ये प्रोटीन इससे फिर बाद में डी अटैच हो जाएगी और अपना काम जो है परफॉर्म करेगी। तो कुछ यूँ ये मैंने एक यानी कि ओवरव्यू दे दिया, थोड़ी सी इनलाइटनिंग की है कि किस तरह से हमारे पास प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोम जो है इसका काम क्या है कि ये सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन की, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो फर्दर आप इनको हायर क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली प्रोटीन बनाता किस तरह से है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि राइबोसोम जो है जब फंक्शनल होता है तो दोनों यूनिट इसके मिल जाते हैं, और जब ये नॉन फंक्शनल होता है तो दोनों जो हैं डी अटैच हो जाते हैं। उसके अलावा ये क्या करवाता है कि प्रोटीन बनवाता है, किसको रीड करके, मैसेंजर आरएनए को रीड करके। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम कि हमारे पास लोकेशन जो है वो कौन सी है, तो सेल के अंदर या तो ये फ्रीली फ्लोट करेंगे, फ्री फ्लोटिंग है यानी तैरते फिर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो जहाँ पे सेल को ज़रूरत है प्रोटीन की ये वहाँ पे फ्लोट मुमकिन है कर रहे हो, अगर उधर ज़रूरत है तो फ्लोट करके उधर चले जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे पहले से ही मौजूद हो हमारे पास राइबोसोम। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि ये एक ऑर्गेनेल के साथ अटैच होते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच्ड ऑर्गेनेल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी प्रेजेंस की बात की जाए कि ये हमारे पास कौन से सेल में पाया जाता है, तो ये दोनों सेल्स में मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल में भी ये पाया जाता है। याद रखिएगा कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसका राइबोसोम साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में। तो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल का, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के मुकाबले में। इसको बेसिकली हम एक यूनिट से मापते हैं, इनके वेट को एक यूनिट से मापते हैं जिसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग यूनिट जैसे किलोग्राम जो है वेट मापने के लिए इस्तेमाल होता है, सेम उसी तरह स्वेडबर्ग एक यूनिट है। ये बहुत ही छोटा यूनिट है क्योंकि ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल हमें आम आँख से भी नहीं दिखता, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका वेट माप रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही छोटा यूनिट हमें चाहिए जिसे हम कह रहे हैं स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग जो है बहुत ही छोटा यूनिट है वज़न मापने के लिए। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें, फर्ज करें हम प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं,
एक टेस्ट ट्यूब में। इसके अंदर हमने क्या किया कि सेल को डाल दिया और इसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद है, सीजियम फ्लोराइड, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। हमने सेल को क्या किया, इसके अंदर डाला और इसको ये फ़र्ज़ करें हमने सेल इसके अंदर जो है उसको एंटर कर दिया और इसको बहुत तेज़ी से घुमाया, बहुत तेज़ी से। तो एक मशीन है जिसे आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और वो बहुत ही स्पीड से घूमती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल हमारा बर्स्ट हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो वेट के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे होगा, जिसका उससे कम वो उससे ऊपर, जिसका उससे कम वो उससे ऊपर होगा। तो वेट अभी मैंने बताया कि इनका वेट हम मापते हैं स्वेटबर्ग में। तो यहाँ पे 0 स्वेटबर्ग, 20 स्वेटबर्ग, इसी तरह 40 स्वेटबर्ग, 60 स्वेटबर्ग, 80 स्वेटबर्ग और 100 स्वेटबर्ग। तो देखा गया कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसके राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है, इसका जो वेट है वो हमारे पास 50 स्वेटबर्ग आता है, यानी 50 स्वेटबर्ग आता है। तो उसकी तय जो है यहाँ पे मौजूद होगी लार्जर सब यूनिट की। लेकिन जो हमारे पास इसका स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का, उसका वेट आता है 30 स्वेटबर्ग, यानी 30 स्वेटबर्ग। तो यहाँ पे वो मौजूद होगा उसकी लेयर, यानी स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक सेल का, उसकी यहाँ पे लेयर मौजूद होगी। तो ये तो अभी हमने बात कर दी उन राइबोसोम्स की जो कि नॉन फंक्शनल थे, नॉन फंक्शनल थे हमारे पास। लेकिन कुछ राइबोसोम वो भी होंगे जो फंक्शनल होंगे, यानी अपना काम उस वक्त परफॉर्म कर रहे होंगे जब हमने इसको यानी रोटेट किया बहुत स्पीड से। तो उस वक्त जो वेट आएगा हमारे पास वो आएगा 70 स्वेटबर्ग, यानी जो फंक्शनल होंगे उनका वेट जो है 70 स्वेटबर्ग होगा। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कि हमारे पास जो स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल का, लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल का, और जो फंक्शनल यूनिट है प्रोकैरियोटिक का। स्मॉलर सब यूनिट जो है इसका हमारे पास वेट आएगा 30 स्वेटबर्ग, लार्जर का आएगा 50 स्वेटबर्ग, और जो फंक्शनल यूनिट है उसका वेट होगा हमारे पास 70 स्वेटबर्ग। तो आपने ये नहीं करना कि 30 में 50 ऐड कर देने हैं, नहीं, हम वेट देख रहे हैं। तो हमारे पास जो स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसका वेट है 30 स्वेटबर्ग, जो लार्जर है उसका 50 स्वेटबर्ग, और जो फंक्शनल है उसका है 70 स्वेटबर्ग। तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स को देखें, यूकैरियोटिक सेल, तो क्या होता है कि उनका वेट हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट जो है, स्मॉलर सब यूनिट, उसका वेट हमारे पास आता है 40 स्वेटबर्ग, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है तो उसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में। लार्जर सब यूनिट जो कि हमारे पास 60 स्वेटबर्ग वेट रखता है, और फंक्शनल जो है हमारे पास राइबोसोम, FR से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शनल राइबोसोम को। तो इनका जो हमारे पास वेट आता है, जो फंक्शनल है दोनों मिल जाते हैं जब लार्जर और स्मॉलर, तो हमारे पास इसका वेट आता है 80 स्वेटबर्ग। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनका वेट जो है कम होता है किसके मुकाबले में, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राइबोसोम्स। सॉरी आज तबीयत जो है ना थोड़ी सी नासाज कर है।
लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि राइबोसोम जो है हमारे पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और ये 50% आरएनए और 50% ही प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। और प्रोटीन कौन सी? राइबोसोमल प्रोटीन। और इसके 2 यूनिट है, अगर ये काम नहीं कर रहे तो दोनों अलहदा हैं, यानी नॉन फंक्शनल है जब, तो एक लार्जर सब यूनिट है, दूसरा स्मॉलर है। लेकिन जब ये हमारे पास अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो उस वक्त ये हमारे पास दोनों जो हैं यूनिट फंक्शनल होंगे अपना, यानी दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो इस वक्त ये हमारे पास फंक्शनल है और अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। और फंक्शन अभी आपने देख लिया कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनवाते हैं। लोकेशन इसकी क्या है कि या तो सेल में फ्री फ्लोटिंग होंगे या एक ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ अटैच होंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर प्रेजेंस देखी जाए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके राइबोसोम जो है ये साइज में छोटे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम के मुकाबले में। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।